अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे स्पेशल बजट शो। 2025-26 का माली साल का बजट आज अनाउंस कर दिया गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना ने आज शाम को कौमी असम्बली में बजट पेश किया। इससे पहले काबीना ने उसको अप्रूव किया था और अब नेशनल असम्बली में इस बजट पर आइंदा आने वाले दिनों में बहस होगी। इस बजट से पहले ये इस बात पर तो इत्तेफाक था कि पिछले एक साल में हमने माशी इस्तेकाम देखा है, लेकिन एक ये डिबेट थी कि इस इस्तेकाम को किस हद तक बरकरार रखना है और ग्रोथ की तरफ हमें अब इंक्लाइन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, कितनी तेज़ी से होना चाहिए। तो आज जो बजट में सीधा जो अहम नुकात हैं या जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक अगले साल का जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट सेट किया गया है वो 4.2% है। महंगाई की शरह एक्सपेक्टेड है कि वो 7.5% रहेगी। इसके अलावा जो एफबीआर का टारगेट सेट किया गया है वो 14,131 अरब रुपए है। जो फाइनेंस बिल है उसमें बताया गया है कि पिछले साल यानी कि जो रवा माली साल है उसमें 11,900 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होगा, तो यानी कि तकरीबन 2,200 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करना होगा अगले साल। ये टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 5,147 अरब रुपए है, जिसमें जो लेवी है वो इस आइंदा आने वाले माली साल में 300 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठा करनी होगी, यानी कि जो इस वक्त पर लीटर 78 रुपीज़ की लेवी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। और IMF से जो बातचीत हुई थी उसके हवाले से जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि 100 रुपये तक इसकी सीलिंग जो है वो मुकर्रर की जा सकती है, यानी कि 22 रुपये का इजाफा एक्सपेक्टेड है पेट्रोलियम लेवी में। इसके अलावा जो डिफेंस बजट है उसमें तकरीबन 428 अरब रुपये का इजाफा किया गया है, 2,550 अरब रुपये कर दिया गया है। और इस साल जो सब्सिडीज़ के मद में रकम मुख्तस की गई है वो 1,186 अरब रुपए है। पेंशन 1,055 अरब रुपए और जो सिविल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसमें 16% का इजाफा है। पिछले साल वो इस साल 971 बिलियन है, पिछले साल 839 बिलियन रुपए रखे गए थे। इसके अलावा सैलरी क्लास के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ दिया गया है लेकिन ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है। जो लोअर इनकम ग्रुप है उनकी परसेंटेज वाइज इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, उनको टैक्स में बचत ज़्यादा होगी, लेकिन जो हायर स्लैब पर हैं उनके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा इसमें नहीं होगा। इसके अलावा सोलर पैनल्स के ऊपर GST बढ़ा दिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दिया है विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में भी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की सूरत में भी। और इसके अलावा जो छोटी गाड़ियाँ हैं यानी कि 850 सीसी इंजन वाली कार्स उस पर पहले 12.5% सेल्स टैक्स था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया है। ओवरऑल डायरेक्शन क्या है इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस बजट के हवाले से। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है आरिफ हबीब साहब ने, चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ जुनैद इकबाल साहब हैं, CEO हैं सॉल्ट वेंचर्स के, माहिर मईशत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें दीगर गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आरिफ साहब आपकी तरफ आता हूं, आपने कैसा देखा इस बजट को? क्या एक्सटेंशन है ऑफ द लास्ट बजट जो इस हुकूमत का पहला बजट था, IMF का पहला बजट था, या आप समझते हैं कोई इसमें बड़े चेंजेस हुए हैं? और खासतौर पर जो डिबेट थी कि अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है ये? जी, आई बिलीव मैं इस बजट को जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहूँगा और मैं इसको फिस्कल डिसिप्लिन जो है, फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट कहूँगा, क्योंकि दूसरी चीज़ें तो बहुत मैं देख रहा हूँ डिस्कशन में आई हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आया वो ये है कि इस बजट में जो बजट डेफिसिट जो बजट हुआ है वो 3.9% है, जबकि जब 2 साल पहले जो है वो 8% का फिस्कल डेफिसिट था। और फिर जो है वो लास्ट ईयर जो 6% का फिस्कल डेफिसिट बजट हुआ था वो 5.3 पर ख़त्म हो रहा है और इस दफ़ा वो 3.9% पे जो है कर। इसी तरह फेडरल का 5% है जो सरप्लस आएगा सूबों के बाद, उसके बाद जो टोटल है वो 3.9% ऑफ GDP होगा। जी दैट्स राइट। और फिर उसके बाद जो है वो आई थिंक प्राइमरी सरप्लस जो है वो भी बड़ा इम्प्रेसिव है। तो ये दो चीज़ें जो हैं को हमें ज़रूर अपनी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। बाकी जो आई थिंक इस साल में जो गवर्नमेंट का फोकस था वो ज़्यादातर जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन पे और इस बात पे था कि हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करें, जो काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट ने की और वो ग्रोथ में जो है वो पीछे रहे। और फिर अब ये पिछले कुछ हफ्तों से प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर सब ये बात कर रहे थे कि अब हमें ग्रोथ के लिए जाना है और आई बिलीव कि ये ग्रोथ का टारगेट भी उन्होंने रखा है 4.2% और उसके पीछे जो इकदाम करने हैं और जो मेजर्स लेने हैं वो भी मुझे नज़र आते हैं।
पर्टिकुलरली जो ये रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की प्रमोशन के लिए जो इंसेंटिव्स दिए गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो एक टास्क फोर्स बनाई थी और टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस को जो है वो जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ कुछ अब्यूज चल रहा था फाटा पाटा की सूरत में, और वो मुख्तलिफ लोकल इंडस्ट्रीज बिलो कैपेसिटीज चल रही थी, और वो इम्पोर्ट में जो है सारा उसका जो है वो इम्पोर्टेड कमोडिटीज जो है वो हमारी मार्केटों में फाटा पाटा के नाम से पाकिस्तानी मार्केट में जो है वो बिक रही थी। उसको भी जो है वो प्लग किया गया है, और ये जो है इसको फेज आउट करने की जो है अरे साहब, ये 4.2% की ग्रोथ आपके ख्याल में रियलिस्टिकली अचीवेबल है? क्योंकि अभी भी जो नंबर्स कल दिए इकोनॉमिक सर्वे में कि 2.7% की ग्रोथ है, उस पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो। सब ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इसको ओवरस्टेट किया गया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेटेड है, क्योंकि 1.77% की ग्रोथ 9 माह में रही, तो आखिरी क्वार्टर में अगर 5.5% की ग्रोथ होगी तो हम अचीव करेंगे 2.7%। अब इस आखिरी क्वार्टर में ऐसा क्या हुआ है? बार बार रिपोर्टर्स ने पूछा औरंगजेब साहब ने, तो औरंगजेब साहब ने कहा मैं नंबर्स ओन करता हूं, गवर्नमेंट के नंबर है, लेकिन कोई इंडिकेटर्स नहीं बताए जिससे हमें ये पता चल सके कि 5.5% की ग्रोथ कैसे हुई है लास्ट क्वार्टर में। और आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहा कि अगर लास्ट क्वार्टर में ट्रेजेक्ट्री इंप्रूव हो रही है और 5.5% की ग्रोथ है, तो अगले साल हमने 4.2% की ग्रोथ क्यों रखी है? तो ये नंबर्स डोंट मैच अप। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, आई थिंक देखिए ये बात तो है कि लास्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन में अपटेक है, क्योंकि हम स्टील में भी हैं, हम सीमेंट में भी हैं, और हम रियल एस्टेट में भी हैं। रियल एस्टेट के मैं नंबर्स आपसे अगर शेयर करूं कि पिछले अप्रैल और मई में जो है हमारे यहाँ जो बुकिंग्स होती है अपार्टमेंट्स की, वो 50 और 55 अपार्टमेंट जो है वो एक महीने में बुक करते, जबकि आम पिछले महीनों में जो है वो 7, 8, 9 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते थे। सिमिलरली हमारी जो स्टील यूनिट है वो फर्स्ट टाइम जो है वो कई सालों के बाद 100% कैपेसिटी पे रन किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छी हुई है और लोकल भी जो है वो इस डर से कि ये फाटा पाटा के जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ हुआ। इसी तरह सीमेंट जो 110% पे हमारी जो है वो चली है। तो ये अपटिक तो है, अपटिक है, लेकिन वो हो सकता है कि ये 2.68 ना हो और 2.4 हो जाए, 2.5 हो जाए, बट आई थिंक वो पिछले क्वार्टर से मुझे तो नजर आता है कि वो बेटर नंबर होंगे, और वो एग्जैक्टली कितने नंबर होंगे आई थिंक उस पर जो है वो डिबेट हो सकती है। लेकिन अगले साल जो है शहजाद भाई, जो बहुत मुझे जो नजर आता है ना, वो ये है कि अगले साल आपके इंटरेस्ट रेट में और कमी मुझे नजर आती है। मुझे जो है ये एनर्जी प्राइस में, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में जो है वो और कमी नजर आती है। गवर्नमेंट की तो कमिटमेंट अपनी जगह पर है ही, लेकिन आपकी जो फ्यूल कॉस्ट जो गिरी है, वो फ्यूल कॉस्ट का भी जो है वो पास ऑन होना अभी बाकी है, और उसकी वजह से रिड्यूस होना, गवर्नमेंट कुछ अपने जो उन्होंने दावे किए हैं उस हिसाब से सब्सिडीज को करना, प्लस इसकी कंजम्पशन जो बढ़ेगी। जब आप ये रियल एस्टेट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो है वो 10 इंडस्ट्रीज हैं। वो जब 10 इंडस्ट्रीज इस वक्त अपनी बिलो कैपेसिटी चल रही हैं, उनके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनकी कंजप्शन जो है, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ेगी तो उसकी प्राइस नीचे आएगी, और फिर ओवरऑल ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो सारे अगर ज्यादा आप समझते हैं कि क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ेगी और प्राइस नीचे आएगी। इसमें बिल्कुल हमें इतना पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ स्पेसिफिक्स पे आरिफ साहब आपसे फिर मजीद बात करता हूं। जरा मैं जुनैद साहब की तरफ भी जाऊं। जुनैद साहब, आपके लिए की टेकअवेज क्या थे इस बजट के? जो पहला टेक अवे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन जो आरिफ साहब ने बात की, उसको मैं आसान जबान में अगर ब्रेक करूं तो अगर बजट 100 रुपए का होता तो उसमें पिछले फिस्कल ईयर में टैक्स अगर 55 रुपए जमा हुआ था और तकरीबन 44 रुपए हमने बोरो किए थे, इस दफ़ा वो 100 रुपए के लिए 63 रुपए का टैक्स प्रोजेक्ट किया जा रहा है और तकरीबन 36 रुपए हम बोरो करेंगे। तो टैक्स का टारगेट को बढ़ाया गया है। और ऑन द एक्सपेंस साइड इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली नीचे आए हैं, लोकली भी नीचे आए हैं। तो पिछले साल हमने अगर 100 रुपए में से 52 रुपए तो सिर्फ कर्ज उतारने की नज़र, इंटरेस्ट की नज़र हो गए थे, वो 47 पे आ जाएंगे। लेकिन ऑफकोर्स डिफेंस बजट 11 से बढ़कर 15 हो गया है ना। अब इसमें कुछ इंटेलिजेंट, अभी इतना बड़ा टैक्स टारगेट है, टैक्स आएगा कहाँ से? तो पहले तो FBR की डिजिटाइजेशन पर
और उसके रिफॉर्म पर कई चीजें की गई हैं। आई सी दैट एज अ पॉजिटिव। सेकेंडली, जो आप अमेंडमेंट्स पढ़ें उसमें जो कस्टम्स एक्ट वगैरह है उसमें अपडेट किया है चीज़ों को, उसको ई बिल्टी की तरफ, डिजिटल चीज़ों की तरफ लेके जाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर जो इंपोर्ट के फेस पर ड्यूटी वगैरह की चोरी होती है प्राइमरीली, उसको कर्ब किया जाए। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। लेकिन जो ई कॉमर्स सेक्टर है, जो फाइनली पनपना शुरू हो रहा है, उस पर आपने मजीद टैक्सेस और उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है। लेकिन जो मेजर रिटेल सेक्टर है या जो B2B है, जो कि आपकी प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान होता है, वो तमाम बड़े सेक्टर्स हों, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, हाउस होल्ड गुड्स हो, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। उस पर लैंग्वेज आनी चाहिए थी कि उसको कैसे कर्व किया जाएगा। फिर सैलरी क्लास पर आ जाते हैं। हेडलाइन तो यह है कि सैलरी क्लास पर टैक्स कम कर दिया गया है, लेकिन अगर वो बड़े बराबरी से किया है कि अगर आपकी जितनी भी आपकी तनख्वाह का लेवल है, आपको महीने का एक जो डाइन आउट है, एक रेस्टोरेंट का मील जो है वो फ्री हो जाएगा। अगर आपकी 60,000 रुपये तनख्वाह है तो आपको माहवार 400 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपकी तकरीबन लाख रुपए की तनख्वाह है तो आपको 2,500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर आपकी लेट्स से 2,75,000 से मिलियन तक है तो 7,000 का फ़र्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने बड़ा बराबरी का कि जो नॉर्मली बिरयानी खाता है वो बिरयानी खा ले, जो एक बर्गर खाता है उसको बर्गर मिल जाए। तो इसमें नहीं पड़िएगा कि सैलरी क्लास को बड़ी रिलीफ मिली है। आई स्टिल वांट टू से कि जो रिलीफ उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। अच्छा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, आई थिंक इसके पीछे जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है वो ये है कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल है उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जाए और पावर की कंजम्पशन को इंक्रीज किया जाए। एंड ये लेवी को इस्तेमाल करके, जिस तरह इस साल भी कुछ हद तक किया गया था, अगले साल बिजली के नरखों को मजीद गिराया जाए। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि ये 4.25% की ग्रोथ अचीव करें तो हमें इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इस साल जो परफॉर्मेंस रही है, पिछले साल हमने ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में जो सपोर्ट प्राइसेस थी उनको विड्रॉ किए। ये बहुत ज़रूरी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन ये पिछले फिस्कल ईयर में वो एक मेजर शॉक की तरह है। उसूली तौर पर तो उसको 4-5 साल पे करना चाहिए था, बट इट इज़ डन व्हाट इज़ डन। सो आई थिंक एग्रीकल्चर से भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि अब लो बेस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस नहीं मिलेंगी। दे हैव टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, दे हैव टू लुक फॉर क्रॉप्स वेयर दे कैन गेट मोर वैल्यू। बट अगेन, जो इतना बड़ा टैक्स का टारगेट है वो रिटेल से मजीद टैक्स लिए बगैर, वो रियल स्टेट से मजीद टैक्स लिए बगैर, और एग्रीकल्चर से जो हमने प्रोविंशियल टैक्सेस हैं वो लिए बगैर हम पूरा करने में नाकाम रहेंगे। हम फिर उसी सैलरी क्लास को, उसी फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर को और उसी फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर को हिट करेंगे। सही। आरिफ साहब, दो चीज़ें इसमें। एक तो पहले ये बता दीजिएगा, इक्विटेबल टैक्स की हम बात करते हैं, चाहे कोई भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, ज़राअत से हो, आप रियल स्टेट से हो, रिटेल होलसेल से हो या सैलरी क्लास हो, इक्विटेबल टैक्स होना चाहिए। क्या वो हम अचीव करने के प्रोसेस में है इस वक्त, या अभी भी कोई इस पर प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही? दूसरा, रियल स्टेट के हवाले से जो बजट स्पीच थी उसमें बताया गया कि पिछले साल जो टैक्सेस लगाए गए थे उससे रियल स्टेट सेक्टर में सरगर्मियाँ कम हुई थी। आपसे पहले भी इस पर बात हो चुकी है और आप कहते रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल टैक्स रिलीफ दें, लेकिन सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी है या फाइल्स है उसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो एफईडी कम की गई है वो कंस्ट्रक्टेड या अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दोनों पे की गई है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक वो जो एफईडी है शायद वो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस पर ही थी, और वो भी लिटिगेशन में थी। गवर्नमेंट को कोई इस पे रेवेन्यू जो है वो नहीं मिला था और गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया एंड आईएमएफ ने बहुत इजीली उसको अग्री कर लिया। इसी तरह जो एडवांस टैक्सेस भी जो हैं वो उसका सिर्फ कैश फ्लो इम्पैक्ट है, लेकिन एक परसेप्शन था कि भाई ये हाई टैक्स रेट है और बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मच रहा था कि आप दुबई जाएं तो इतना परसेंट है और यहाँ ज़्यादा, और बहुत सारे डेवलपर्स वो कहते थे कि उसका कैश फ्लो इफेक्ट है और कैश फ्लो इनिशियली हमको ज़्यादा चाहिए होता है कि अगर हम टैक्स, और दुनिया में कहीं भी जो एडवांस टैक्सेस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पे नहीं होता है, सेल पर तो होता है कि इमीडिएटली वो कैपिटल गेन से एडजस्ट जो है वो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आप कह रहे हैं कि टैक्स का जो इंसिडेंस वो तो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है,
और सैलरी क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है वो अनइक्विटेबल है इस वक्त, अगर ये देखा जाए तो। और कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत ज़्यादा है कॉर्पोरेट टैक्स में, बट चूंकि इन्होंने ये सिंबॉलिक जो है वो एक जो है कमी की है, तो वो एक किस्म का उनकी एक्नोलेजमेंट मुझे लगती है कि वो समझते हैं कि ये टैक्सेस जो है वो हाई है। क्योंकि हम ये अक्सर कहते हैं कि 3 चीजें पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अनफेवरेबल हैं। हाई इंटरेस्ट रेट जो वो 22 से 11 आ गया, लेकिन अब भी ज्यादा है, उसको मजीद कम होना है। और दूसरा जो है वो एनर्जी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, वो आई थिंक जो अनाउंस प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं हुई। उनको कहा था वो इफेक्टिव 1 अप्रैल से होंगी, और दूसरा प्रॉमिस भी है कि जुलाई से मजीद कम होंगी। लेकिन एनर्जी में ये है कि चूंकि फ्यूल कॉस्ट इंटरनेशनली कम हुई है, तो आई थिंक ये नेचुरल वे में भी उसको नीचे जो है वो आना है। और फिर अगर उसकी कंजम्पशन बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट जो है वो कम आएंगी। तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे तब भी आई थिंक उसका केस बनता है कि इनकी प्राइसेस जो है को रिड्यूस होना है। लेकिन गवर्नमेंट की अपनी कमिटमेंट भी है, उनको भी कुछ चिप इन करना है, ताकि अगर ये जितना जल्दी ये चीज होगी इतनी हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर। फिर तीसरी जो बड़ी चीज है जो अभी तक उसमें कोई बहुत ज्यादा पेशरत नहीं हो, एक आपसे सिंबॉलिक उन्होंने टैक्स रेट ये किया कि आप यानी अगर दूसरे काम ना किए होते तो हम उसका मजाक उड़ाते कि 0.5% जो है सुपर टैक्स कम करना जो है वो क्या है। चूंकि उन्होंने दूसरे जरा अच्छे काम कर लिए तो हमने उनको जो है इस अकाउंट पे माफ कर दिया कि बेशक आपने कम से कम इसको ये एक्नॉलेज किया है कि ये रेट्स हाई है और आगे जाके ये कम होने चाहिए। लेकिन अब जाहिर है हमें टू बी फेयर विद द गवर्नमेंट कि वो आईएमएफ प्रोग्राम में भी है, और आईएमएफ के साथ जो है हर चीज को जो है वो जस्टिफाई करना पड़ता है उनको। तो उसको देखते हुए और अगर आगे वो ये कमिटमेंट करें कि हाँ ये रेट, हमने तो ये इनको एडवाइस किया था कि आप 3 साल का जो है वो प्लान दे दें। अगर फॉर एग्जांपल आप कहें 3 साल का सुपर टैक्स जो है वो खत्म हो जाएगा, तो आप 2-3% करके 3 साल में, ताकि आज कोई नई इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसकी इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन में आते हुए 2-3 साल तो लग ही जाते हैं, तो वो अपनी प्रोजेक्शन में वो डाल देगा कि भाई मेरा जो है वो टैक्स रेट 39% नहीं होगा, 29% होगा। और पास में भी इस किस्म की पॉलिसीज इन प्लेस जो है वो रही हैं। लेकिन हम जो ये बात करते हैं अभी भी ये चैलेंजेस हैं, यानी मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर कोई क्यों करे, क्यों आएगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में जो है वो इंटरेस्ट रेट अभी भी हाई है, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस अभी भी हाई हैं, पाकिस्तान में टैक्स रेट अभी भी हाई है, और कोई डिमांड जो डिस्ट्रक्शन हो गई थी वो रिवाइव पूरी तरीके से नहीं हुई, और बहुत सारे सेक्टर्स देख रहे हैं कि ओवर कैपेसिटी चल रही है, आइडियल कैपेसिटी चल रही है। तो उसके गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, आपसे पहले भी जब बजट अनाउंस हुआ उसके बाद भी हमने आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया आपका, तो एक दो और चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल भी इकोनॉमिक सर्वे के वक्त उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हमारा टैक्स टू जीडीपी 10.5% है, हमें इसको 14% तक लेके जाना है। अच्छा, मेरे ख्याल से 20 साल से तो मैं भी बजट कवर कर रहा हूँ, जुनैद साहब भी कर रहे हैं, ये 9-10% से हम आगे बढ़ नहीं सके हैं, और इसमें हम 3-4 IMF प्रोग्राम में भी जा चुके हैं। और मैं जब इंडिया की मिसाल दी जाती है कि देखिए वहाँ पे 18% है, तो इसका ब्रेकअप बड़ा सिंपल है। वहाँ पे तकरीबन स्टेट्स से जो हमारे यहाँ सूबे हैं 7% आता है, 11% फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। हमारे यहाँ जो सूबे हैं वो लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पर माजरत के साथ माजी में IMF का भी कोई खास फोकस नहीं रहा है। अब उन्होंने जो है ज़्यादातर प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना शुरू किया है, सरप्लस टारगेट वो सेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है एग्रीकल्चर टैक्स के लिए बिल्स लेकर आएँ। तो अब आपको लग रहा है कि हम उस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे सूबे से भी टैक्स कलेक्शन होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, सर्विसेज में हो, एग्रीकल्चर में हो, जिसकी वजह से हम 10% से उठकर 14% ऑफ टैक्स टू GDP पर आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरफ हम जरा भी जा रहे हैं। लेकिन ये जो साइकिल चलती है 10%, 10.5%, फिर 8.5-9%, इसकी वजह ये होती है कि हर 10 साल बाद GDP रीस्टेट होती है। जब GDP रीस्टेट होती है और हम GDP बढ़ा लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस साल जो है वो परसेंटेज 10 से 9.5 आ जाती है। फिर उसके बाद हम आहिस्ते आहिस्ते करके 10, 10.5 आते हैं, फिर GDP रीस्टेट हो जाती है। देखिए, सच्ची बात यह है कि 23% ऑफ पाकिस्तान की GDP जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है, उसको आप टैक्स नहीं करते।
50% आपकी सर्विसेज है जिसमें 30% तो हुकूमत है, वो भी टैक्स नहीं होती है। तो आपके पास तो टैक्स तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही है ना, आप मैन्युफैक्चरिंग पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो रिटेल सेक्टर है उस पर भी बहुत कम ना होने के बराबर टैक्स है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही टैक्स कर रहे हैं। तो जो आरिफ हबीब साहब बात कर रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान में टैक्स रेट ज्यादा है, वो सही कह रहे हैं। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पाकिस्तान में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर 61% टैक्स है, जिसको आप मैं माजरत चाहता हूँ 60.5% हो गया है। अब उन्होंने आधा % जो है वो मेहरबानी फरमाई है, सुपर टैक्स में कम किया जी, जिनमें 50 करोड़ रुपए की इनकम कम है, वो भी नहीं छोड़ा कि जिसकी 50 करोड़ रुपए की इनकम कम है उसको भी गुना पूरा कर दिया। मतलब ये मजाक ही करिए, सीरियसली ये ना ही करते तो मेरे ख्याल से शायद मुनासिब होता। तो ये कहना कि हम जाले जाएंगे और अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाएंगे, तो भाई आप जिसको टैक्स कर रहे हैं, जो आपकी जो डोमेन है वो तो बढ़ाओ। आप एग्रीकल्चर के ऊपर तो टैक्स नहीं करते। इस साल भी आपने IMF से वादा किया था, लेकिन फिर आपने नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ कानून पास किया, और वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। उसके बाद आपने पिछले साल ताजिर दोस्त स्कीम निकाली, मेरे ख्याल से 30 से 40 लाख रुपया जमा किया है 56 अरब के टारगेट के सामने। आप 120 रुपया रोज का एक मोटरसाइकिल वाले से लेने के लिए तैयार हैं, जो 1 लीटर पेट्रोल लेता है उस लेवी और कस्टम ड्यूटी के तहत। लेकिन आप 1 करोड़ की दुकानदार से जो है वो 3000 रुपए महीने का टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है ना, कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है कि ना उसने टैक्स लेना, फिर ये टैक्स लेके करना क्या है। अगर ये टैक्स लेकर आपने MNA और MPS को दे देने कि तुम अपने गलियों में नालियां लगाओ, कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोजेक्ट्स करो, और उसमें 20-25% कम से कम से लेकर 80% तक फुटबोर्ड दो, तो इस टैक्स का क्या फायदा है। अगर आप हुकूमत के जारी अखराजात इस बार जब आपने 17% बढ़ा दिए, जब आप खुद फरमा रहे हैं कि अफराद ज़र जो है वो 5% से कम है, तो किस बहाने से आपने 17% रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। एक क्लैरिटी देगा, क्योंकि अभी दोबारा ये बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 4.5 लाख हमने रिटेलर्स को रजिस्टर किया है, और ये बात दुरुस्त है, नंबर्स हम भी देख रहे होते हैं ताजे दोस्त स्कीम के, वो कह रहे हैं ये कंपोनेंट था, वहां से आप कहते हैं कि 40-50 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। लेकिन इज इट ट्रू? क्योंकि उन्होंने 2 बातें की, एक तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, फिर वो कह रहे हैं सेल्स टैक्स में 47% का इजाफा हुआ है, ऑल्दो जो टारगेट था सेल्स टैक्स का वो हमने 1000 अरब रुपए से मिस किया है। इसमें ये बात समझ लें कि पाकिस्तान में 25 लाख से ज्यादा दुकानदार हैं सिर्फ NTDC के सिस्टम में। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का अलग सिस्टम है, तो 30 लाख दुकानदार हैं। 4 लाख का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 15% दुकानें रजिस्टर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने शुरू में ताजिर दोस्त स्कीम निकाली थी तो आपने कहा था कि 50,000 रुपया महीना भी हम दुकान से महीने का लेंगे। मतलब जैसे कि MA जिन्ना रोड पे आपने कहा 50,000 रुपए, वहां पे आपने इस चीज की तमीज नहीं की थी कि एक तो घड़ी बेचने वाला होता है, लेकिन साथ में एक फोटो कॉपी वाला भी होता है जो 50,000 नहीं देता। फिर जब आपको प्रेशर आया तो आपने निगोशिएट करा कि अच्छा 1000 रुपए दे दो साल के, सॉरी 1200 रुपए साल के दे दो तो हम काफी हैं। वो 1200 रुपए भी अगर आप एक साथ दे देते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा था। तो दुकानदारों ने 900 रुपए में अपने आप को रजिस्टर कराया है, साल के 900 रुपए में। तो ये भी याद रखिए कि ये जो 4 लाख रजिस्टर्ड है, इसमें से 900 कितने दिए। अब तीसरी बात ये है कि वही आप सारिफ का गला पकड़ लेते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने कहा दुकानदारों को कि यार अगर तुम रजिस्टर नहीं होगे तो हम मैन्युफैक्चरर्स को कहेंगे कि तुमसे 4% ज्यादा सेल टैक्स ले। उन्होंने कहा ले। मैन्युफैक्चरर ने 4% ज्यादा सेल टैक्स लिया और वो कीमत पास ऑन कर दी अवाम को। तो अवाम तो पैसे दे रही है, सेल टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं देते, सेल टैक्स जो है वो कंज्यूमर देता है। तो आपने कंज्यूमर से तो इनडायरेक्ट टैक्स ले लिया, शैम्पू साबुन दीगर चीजें महंगी कर दी, लेकिन आप दुकानदार से फिर भी टैक्स नहीं ले सके। और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार कोई स्कीम कर देंगे, चलो ताजिर दोस्त नहीं कोई और नाम से कर देंगे। और अगेन दे इवेंचुअली हैव टू गो बैक टू द स्कीम दैट आई इंट्रोड्यूस्ड, व्हिच इज अ फ्लैट टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल दुकानदार। तो उसके बाद फिर अलग अलग दुकान के नौयत के हिसाब से टैक्स चेंज करें। सही, और वो भी इंतहाई कम टैक्स था। दो चीजें, एक तो आप सवालात भी करते रहे, नाउ यू ऑन द अदर साइड एज वेल। ये इक्विटेबल टैक्स की हम बात करते हैं तमाम शोबों पे हो, और ये इनकम टैक्स की बात करें, ये नहीं है कि सेल्स टैक्स है या इनपुट पे कोई टैक्स है जो आप कंज्यूमर से इन दी एंड ले लेते हैं। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? और दूसरा भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की तो इन्वेस्टमेंट टू GDP पाकिस्तान का अभी भी जो हमारा अपना एक लो एवरेज था 5 से 10 साल का, जो 14.5-15% के था, उससे भी हमने कम किया है। वी आर एट 13.4%। हम जब मिसालें देखते हैं अपने रीजन में, श्रीलंका इज 23%, वियतनाम 31%, इंडिया 31%, बांग्लादेश 31%। तो जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी, जैसे आरिफ साहब कह रहे हैं कि यार सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है और काम चलना शुरू हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट टू GDP वही हमारा 13 से 15% के दरमियान रहता है। क्या वजह है इसकी? दोनों सवालों का मैं आपका जवाब देता हूं। पहला आपका सवाल है कि टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा।
जिस तरह मिफ्ता साहब ने बताया, तकरीबन 22-23% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर है, 20% के करीब इंडस्ट्री है और तकरीबन 55 से 60% सर्विसेज है। इंडस्ट्री 20% होने के बावजूद 70% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन जमा कराती है और बाकी जो सर्विसेज सेक्टर है वो 30 कराती है, एग्रीकल्चर 0.1% कराती है। पिछले साल एग्रीकल्चर ने जितना टैक्स दिया उतनी तो यहाँ पर आरिफ साहब और मिफ्ता साहब की कंपनीज ने मिला के उससे ज्यादा टैक्स दिया होगा, 4-5 बिलियन का। एंड द अदर नंबर आस्क्ड टू योर क्वेश्चन, व्हाई 55% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस are agriculturalists. I think the answer is right there. जो second आपका सवाल है कि investment to GDP ratio. First of all, investment is an outcome. जैसे आरिफ साहब ने भी कहा, जब पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% है और इसके बिलमुकाबिल सिंगापुर में इससे कम है, आई थिंक इन द हाई टीन्स है, उसके बाद अगर आप एक कंपनी बनाते हैं फॉर्मल और आप एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेट्स से आप एक सीमेंट कंपनी है, अब आप एक होल्डिंग कंपनी बनाते हैं, तो जब आप अपनी ऑपरेटिंग कंपनी से होल्डिंग कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उस पर भी आपको टैक्स पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अब आप होल्डिंग कंपनी के मालिक हैं या शेयर होल्डर हैं स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल, अब आप तक जब डिविडेंड आता है फिर से टैक्स है, तो वो नेट नेट जो मिफ्ता साहब ने कहा 60% बन जाता है। तो एक तरफ एक अवाम के लिए, सैलरी क्लास के लिए 35% के करीब टैक्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इफेक्टिवली लार्ज ग्रुप्स के लिए 60% टैक्स है और बाकी जो पूरी अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी है उसके लिए माफी है। तो जो बाहर से बड़ा इन्वेस्टर आएगा वो क्यों इतना हाई टैक्स रेट पे करेगा? उसको इन एक्सचेंज क्या मिल रहा है? उसको इन एक्सचेंज लॉ एंड ऑर्डर के लिए खुद खर्चा करना पड़ेगा, उसको इन एक्सचेंज रीजन की सबसे महंगी एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है, एंड और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान है वो उस पर आती रहेगी। सो रिमेंबर वन थिंग, इन्वेस्टमेंट इज एन आउटकम। आप वन विंडो ऑपरेशन खोल दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग आ जाएंगे। अब ये टेबल स्टेक्स है दुनिया में, अब कंपनी 5 मिनट में रजिस्टर होती है दुनिया में, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए तमाम डिजिटली मैकेनिज्म बने हुए, वो पैसे को अंदर लाते हैं वापस ले जाते हैं। फिर शहजाद आप पैसे ले तो आए, अब आपने पैसे वापस लेके जाने, आपने प्रॉफिट रिपैट्रिएट करना है, डिविडेंड रिपैट्रिएट करना है, आप नहीं कर सकते। आपका प्रोजेक्ट नहीं चला, आप चाहते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, इसमें नुकसान हुआ है, मेरा 50% कैपिटल बच गया, मैं वापस निकालना चाहता, आप नहीं निकाल सकते। आप ताबे हैं जब स्टेट बैंक आपको इजाजत देगा। हाँ, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं तो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको इंपोर्ट्स वगैरह पे या रेमिटेंस पे बाहर पैसे निकालने के लिए मिल जाएंगे। तो एक फॉरेन, मैं अगर प्लस अब तो पिछले 1-2 साल से फिस्कल डिसिप्लिन है और करंट अकाउंट का डिसिप्लिन है। जब ये दोनों डिसिप्लिन नहीं होते तो करेंसी भी गिर रही होती है। तो अगर मैं एक बाहर बैठा फॉरेन इन्वेस्टर हूं, मुझे टैक्स रेट दुनिया का सबसे हाईएस्ट देना पड़ रहा है, बिजली की रेट दुनिया का सबसे हाईएस्ट देना पड़ रहा है, करेंसी की स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है हर कुछ साल बाद जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्प्री पे या इंपोर्ट्स को खुला छोड़ देती है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का मुझे खुद अपना ख्याल करना पड़ेगा। तो जनाबे वाला आप मुझे बताएं कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? इस वजह से नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट इज एन आउटकम। जी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, पहले तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही आएगी। यही बात है, अगर आपने 30 साल पहले की होती तो शायद ना इतना बड़ा एम्पायर मिफ्ता साहब का होता, ना आरिफ हबीब साहब आपकी बात सुन के इन्वेस्ट करते इस मुल्क में। लेकिन जी फरमाइए, जी प्लीज। छोटा सा पॉइंट, अब आगे जाके प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम सर पे खड़ा है, राइट? 20 कंपनीज हुकूमत चाहती है कि वो उसको प्राइवेटाइज करे। आरिफ हबीब साहब यहाँ पर हैं, मिफ्ता साहब हैं, ये बड़े नॉन रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, इस तरह बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, कंग्लोमरेट्स हैं, वही इन्वेस्ट करेंगे ना। बाहर से तो कोई उठ के गोल्डमैन सैक्स लेड कंसोर्शियम नहीं आ जाएगा कि जी हमने आके पाकिस्तान में खरीदनी है चीज जी। तो इनको कितने नफलों का सवाब है कि वो ये कंपनीज खरीद के अपने ग्रुप में लें और उसको इफेक्टिव 50-60% टैक्सेशन दें। तो आप ये सोचें कि वो कंपनीज को कितनी जल्दी इनको टर्न अराउंड करना पड़ेगा और कितनी प्रॉफिटेबल होंगी वो कंपनीज कि 60% टैक्स देकर भी घर में कुछ बच जाएगा। सही, मैं ये कह रहा था, अगर ये बातें आपने 30-40 साल पहले की होती मायूसी वाली, तो शायद आरिफ हबीब साहब इतना बड़ा एम्पायर ना बना सकते, ना मिफ्ता इस्माइल साहब। बट ऑब्वियसली इस जैसे लोग हैं, लकी ग्रुप है, निशाद ग्रुप है, जो काम कर रहे हैं, तो आरिफ साहब इतने टैक्सेस, इतने लॉ एंड ऑर्डर के इशूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, फिर भी आप जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट सिनेरियो हम देखें इन परसेंटेज तो इतना ज्यादा नहीं है। क्या वजह है? कहते हैं वेयर देयर इज हाई रिस्क देयर इज आल्सो हाई रिटर्न, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। सर, अगर सच बात तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी बरकत है, हमने तो और भी जगहों पर ट्राई किया, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में जितनी बरकत है कहीं और बरकत नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत लोग जो है वो शोर मचाते हैं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि 2024 जो है मेरे करियर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज जो है वो बेहतरीन साल रहा। बेहतरीन साल रहा है। पाकिस्तान ने, स्टॉक मार्केट ने अच्छा किया, दूसरी इंडस्ट्रीज ने जो है वो अच्छा किया। और अब ये जून के आप रिजल्ट्स आप देखिएगा हमारी ग्रुप कंपनीज के, तो हम इतना ज्यादा जो है वी आर वेरी हैप्पी और अल्लाह का शुक्र जो वो अदा करते हैं। हम जो मुझे ये समझाइए कि ये कैसे, क्योंकि पहले भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था 2024 आप कह रहे हैं कि आपके करियर का बेहतरीन साल रहा है। हमने तो पाकिस्तान की मईशत में ऐसे साल भी देखे हैं जहां ग्रोथ 6% रही है या उससे ज्यादा रही है। इस साल अगर चले 2.5% ग्रोथ मान भी लें तो कैसे रहा है? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि अभी तक लोगों की जो इनकम है, टैक्सेस ज्यादा है, डिस्पोजल इनकम इतनी नहीं है, तो फिर कैसे हुआ है ये पॉसिबल? तो देखिए, और जब हम ये बात कहते हैं कि बेस्ट रहा है, तो टैक्स भी जो है वो लाइफ का सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। यानी कभी इतना टैक्स जो है वो नहीं दिया, टैक्स रेट जो है वो। लेकिन अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरा टैक्स बढ़ा। तो हम ये दुआ करते हैं टैक्स बढ़ा का मतलब ये होता है कि उसका मतलब है कि मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा टैक्स जो है वो बढ़ेगा। लेकिन टू बी फेयर विद पाकिस्तान, आई थिंक पिछले कुछ साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। हम लोग जो है वो बिल्कुल डिफॉल्ट की जो है वो नहज पे पहुंच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हम जो है वो रिकवर किए। फिर ये एक जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला जो है वो बहुत एक्यूट था, और ये मिफ्ता साहब ने ही एक जो है वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया कि आवर इंपोर्ट शुड नॉट बी मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स एंड रिमिटेंसेस। वो बहुत ही कामयाब तरीके से जो है वो चला और अभी तक चल रहा है, और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है और हम मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए, इतना ये कुछ होने के बाद भी आई थिंक स्टेट बैंक को भी जो है वो क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने डेट सर्विसिंग जो है वो मार्केट से डॉलर्स खरीद के किया है। वो बोरोइंग करके नहीं किया। यानी बोरोइंग जो है वो बहुत, क्योंकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि वो बोरोइंग जो है वो कमर्शियल मार्केट से मिलती ही नहीं थी, तो मार्केट से जो है वो $7 to 8 बिलियन उन्होंने मार्केट से उठाया। जी हाँ, जी हाँ। और शहजाद, आपको तो पता है जिनका जो है वो ये जो रिमिटेंसेस रुके थे ना मिफ्ता साहब के ज़माने में, और उस वक्त जो है डिफ़िकल्टी की वजह से, और उनको जो है वो लेट जो है वो पेमेंट हुई, उन्होंने किलिंग की। उनको अलाउ किया कि भाई आप जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 22% पे जो है वो इन्वेस्ट कर दें, और रुपया वो उस पीरियड के अंदर स्टेबल रहा था। वो डॉलर टर्म्स में उन्होंने 22% जो है पाकिस्तान से जो है वो कमा के ले गए, और उनको ये भी अलाउ किया कि अपने अपने शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर दें। मार्केट उसके पास जो है वो 150% बढ़ गई, और जब उनके पास अभी पड़े हुए हैं शेयर तो वो 2-2.5-3 गुना डॉलर टर्म्स में ऊपर है। तो आप ये तो देखें ना कि ये पाकिस्तान में जो है पिछले 1-2 साल के अंदर जो हुआ, तो अभी हम इसको कंपेयर भी कर रहे थे। आरिफ साहब, मैं आपकी बात से सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा। आपको 20 साल से जानता हूं, माशाल्लाह से यू आर एन इनक्रेडिबल एंटरप्रेन्योर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन देखें आरिफ साहब, अच्छी इकोनॉमी वो होती है जहां पर देखें आपकी तो पैदाइश स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे हुई, तो रिस्क टेकिंग यू अंडरस्टैंड ऐसी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी के जिसमें वो लोग जो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले सके वो आए। इट्स जस्ट लाइक अगर डेट सिक्योरिटी, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी जितनी बुरी रेटिंग होती है उसमें उतना ज्यादा आपको हाईएस्ट यील्ड मिलती है। तो लेट्स ऑल्सो बी ऑनेस्ट, कितने ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, या कितनी कंपनीज हैं जिनका $1 बिलियन का रेवेन्यू है पाकिस्तान में, या कितने ग्रुप्स हैं 80 साल की हमारी इस एग्जिस्टेंस के बाद जो कि $1 बिलियन मार्केट कैप के ग्रुप्स हैं। आई एम सो प्राउड आरिफ साहब जो आपने बनाया है और जो बाकी ग्रुप्स का शहजाद ने नाम लिया, बट ये ना होना कि हम एक उंगली पे गिने और वो ग्रुप्स मुकम्मल हो जाएं। होना ये चाहिए इकोनॉमी वो अच्छी होती है जिसमें बहुत बाहर से भी लोग आए और अंदर से भी लोग आए। ये ना हो कि सिर्फ वो जो मोस्ट स्किल्ड, मोस्ट रिस्क टेकर्स हों वो ही जीत सके। मुझे मेरे आई एम सॉरी, मैं आपकी कथा कलामी नहीं करना चाहता, बट 100% मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। और जब हम जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं और हम जब अपनी रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, तो आजकल पता है हम क्या कहते हैं? हम पॉलिसी मेकर्स को कहते हैं कि देखिए हम तो काम कर रहे हैं ना, तो हम तो ऑलरेडी यहाँ कमिटेड हैं।
ठीक है ना, कमिटेड हैं, तो हम तो अपना गुजारा कर रहे हैं। आप हमसे जो है ज्यादा टैक्स भी ले लेंगे, हमको कम भी वो होगा, तो हम तो अपना गुजारा जो है वो कर लेते हैं, और जो कोई चैलेंजेस आती है उनको कर लेते हैं। तो हमें तो जो पॉलिसीज को जो है वो इम्प्रूव करना है, वो इसके लिए करना है कि नए लोग जो हैं वो इसके अंदर आए। जो इतना हमारी इसका देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इज विक्टिम ऑफ परसेप्शन जो है, वो नेगेटिव परसेप्शन जो है वो है। मुझे इजाजत दीजिएगा आरिफ साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है। काफी देर से मुझे कहा जाए ब्रेक लेने के लिए। मैं एक ब्रेक, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट लाइकली फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन शहबाज जैदी साहब भी हमारे साथ होंगे। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जियो पर। हमें अब प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन शहबाज जैदी साहब ने। शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शहबाज साहब, जो टैक्स टारगेट्स हैं ज़रा पहले उस पर बात कर लें। पिछले साल 12,900 अरब रुपए का टारगेट रखा गया, 11,900 अरब रुपए आज बजट ब्रीफ में बताया कि हम इस साल अचीव करेंगे। अगले साल का टारगेट 14,131 अरब रुपए है। अब जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी उससे हम 13,100-200 तक तो पहुंच जाएंगे। ये बाकी 800,000 अरब रुपए जो है हम कहां से इकट्ठा करेंगे? इस बजट में ऐसा क्या है जिससे हम वो अचीव करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। 14,100 ज्यादा टारगेट नहीं है, और इसमें आपने अभी शायद जीडीपी ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन नहीं लगाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होने वाली है। जी, वो और 12% मिलाकर हो गया ना वो। क्या जी? नॉमिनल जीडीपी 12% होगी ना, 4% अगर आपकी ग्रोथ होती है और 7.5% इन्फ्लेशन रहती है तो नहीं, तो वो बाकी जो आपका जो टैक्सेशन है वो उसमें 14,000, मेरा अपना ख्याल है कि 14,000 का कोई स्पेसिफिक अगर आप मुझे कहें कि वो कहां से आइडेंटिफाई होगा, तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है सर। ओके। और इस साल जैसे अभी मैं सुन रहा था औरंगजेब साहब को, उन्होंने बार बार पिछले साल भी फोकस कहा था कि इन्फोर्समेंट पे होगा, और इस दफा भी वो कह रहे हैं डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट के जरिए हम ये करेंगे। तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल है? यार देखो, मेरी एक बात सुनो। एनफोर्समेंट की जहां तक सवाल है वो बात मुझे ठीक लगती है, मगर ये प्लीज डिजिटाइजेशन, ये इस तरह के अल्फाज मेरे सामने बात नहीं करो। ये टाइम ज़ाय करने वाली बात है, लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। यार मुझे बताएं, ट्रैक एंड ट्रेस आपने लगाया हुआ बंद कर दिया, पीओएस आप नहीं चला रहे, ताजे-दोस्त स्कीम आपने बंद कर दी। आप किस दुनिया में रह रहे हो यार? मुझे तो समझ ही नहीं आती आपकी बातों की। मैं सुन रहा हूँ सारी बातें, मैं तो परेशान हूँ कि लोगों को आंखें खुली हैं या बंद हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है? डिजिटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? आप उनसे नहीं, एक सेकंड शहजाद साहब, उनसे पूछे ना डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो? क्या ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चलना चाहिए? हमने पीओएस डिजिटाइजेशन नहीं होती? शुगर इंडस्ट्री में हमने इसको इंप्लीमेंट किया, कोई फायदा नहीं हुआ उससे? यार मैं पूछ रहा हूँ चला या नहीं चला, मैं पूछ रहा हूँ ना यार, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप बार बार अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, डिजिटाइजेशन। क्या मतलब है इसका? होगा क्या ये तो बताओ ना। क्यों लोगों का टाइम जाया कर रहे हो? क्यों लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हो? आप भी लगे हो डिजिटाइजेशन, बता दो ना क्या मतलब है डिजिटाइजेशन। मैंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, सारी जिंदगी बिजनेस किया है, बता दें क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? एक तो ये कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते रहे, मैं चाहूंगा, क्योंकि जुनैद साहब ने भी ये नुक्ता पहला उठाया था कि इससे हम बड़ा टैक्स में हमें बेहतरी आ सकती है। जरा इसका मतलब वही कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? क्या करना, किसकी बात कर रहे हैं? किस चीज क्या कह रहे हैं? मतलब क्या होगा डिजिटलाइजेशन? कोई जानवर का नाम है, बकरी का नाम है, किस चीज का नाम है? क्या होगा जिससे ये टैक्स आ जाएगा? क्या वो डिजिटल प्रोसीड टैक्स जो लगाना है उसकी बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? डिजिटल प्रोसीड टैक्स तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास डेटा होगा, आपके पास, और आप भी ये बात करते रहे कि जब आप एफबीआई चेयरमैन थे कि हमारे पास सारा डेटा मौजूद होता है जिससे हम आसानी टैक्स कलेक्ट करेंगे। जी जी जी, एक सेकंड, डेटा तो आज भी है आपके पास, डेटा तो आज भी है। तो ये डिजिटाइजेशन कह के ना, ये आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? There is nothing like digitization which leads to taxation. You can say कि यार डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव करेंगे, एनफोर्समेंट करेंगे, ठीक हो जाएगा। मगर ये डिजिटाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल करके आईटी वालों के पैसे बना के, why you are be fooling the people? नहीं, एक तो हम फूल नहीं कर रहे हैं। जब आप एफबीआई चेयरमैन थे, अगर आप कोई पॉलिसी बताते थे उसमें हम बात करते थे। ये औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से हम ये करेंगे। पूछ रहा हूं, मैंने मैं कह रहा हूं, आप कहते हैं यू आर फूलिंग द पीपल, वी आर नॉट फूलिंग द पीपल। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, मैंने उस पर आपसे सवाल किया है ना। तो ये ना कहे कि शहजाद इज फूलिंग द पीपल। आप ये अगर आप कहना चाहते हैं तो आप करें कि हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे, वजीर आजम बेवकूफ बना रहे, मैं नहीं बना रहा। चले, मैंने आपकी बात मान ली। मैं ये चलो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आप नहीं बना रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिजिटलाइजेशन से टैक्सेशन का क्या ताल्लुक है, मुझे बता दे।
सही, कोई ताल्लुक नहीं। उनसे आप ये सवाल उनसे करें ना, बुला के प्रोग्राम में बताएं कि आप कह रहे हैं डिजिटाइजेशन हो जाएगी, इससे हम टैक्स में इंप्रूव करेंगे, इस पे क्या स्टेप है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या डिजिटल प्रोसीड टैक्स की बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? सही। अब मैं चाहूंगा जरा जुनैद साहब, आपने इस पॉइंट को रेज किया था, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस कि कैसे फायदा हो सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। चले, अगर ये जो सवाल है कि डिजिटाइजेशन कैसे हो सकती है, सो पहली चीज तो आप आ जाएं रिटेल पे। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,20,000 पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं, जो कि तकरीबन 40,000 रिटेल आउटलेट्स में लगे हुए हैं। टोटल मिफ्ता साहब ने आपको बताया था, टोटल पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। इसके अलावा जो टोटल QR कोड्स हैं जो डिफरेंट वॉलेट्स के हैं, वो मुश्किल से 5 लाख QR कोड्स लगे हुए हैं, जो अब तक उनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं होते, ना डिस्प्ले होते हैं। टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, चाइना में 87 मिलियन 8 करोड़ 70 लाख QR कोड्स लगे हुए, वहां फकीर भी QR कोड इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको अगर डिजिटाइज करना है और QR कोड को इन्फोर्स करना है, तो आपको पहले वॉर ऑन कैश करनी पड़ेगी, रिटेलर कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप जब पहले वो जाकर बैंक में पैसे जमा कराता है या वो कैश के चेक को 3-3, 4-4 दफा घुमाता है, तो डिजिटाइजेशन वो है कि जब बैंक में अनडिक्लेयर्ड पैसे आकर गिरते हैं नॉन फाइलर के अकाउंट में, तो डिजिटाइजेशन तो तब हो जब अलर्ट जाए FBR को और इस चीज की FBR को इजाजत हो। दूसरी डिजिटाइजेशन पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान में ही कंपनी फार्मदार आपको बता सकती है, अगर आप उसको एक मैप दे दें कि ये जमीन किसकी है, वो जिस दिन सीड सो होगा उससे लेकर जिस दिन हार्वेस्टिंग होगी, सिर्फ एक पाकिस्तान में सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी है जो आपको बता सकती है कि उस दिन यार मैं शहजाद में ब्रेक करना चाहता हूँ यार। मेरा सवाल ये है, ये सारा डेटा तो आज भी है ना, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ ना। आज लैंड में आप ये कह रहे हो कि अगर एक FBR प्राइस है और एक्चुअल प्राइस डिफरेंट है, तो डिजिटल होने के बाद क्या हो जाएगा? जुनैद, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ब्लैक में उसमें फर्क है तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम जुनैद लोगों को, हमारी जरूरत, हमें ये चाहिए कि लोगों को सच बताएं ना कि यार ये बेकार की बातें हैं। जी शाबर साहब, सच तो यही है कि फॉर्मल इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर सैलरी क्लास टैक्स देगी। पिछले 2 सालों से IMF के हर रिव्यू में हम वादा करते हैं कि हम रिटेल फिर और एग्री से कलेक्ट करेंगे। मेरा मकसद कहने का ये है कि डिजिटाइजेशन को आप साइड पे रख दें, कि ये तो आप साइड पे पार्क कर दें, ये सिर्फ लोगों को लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। डिजिटाइजेशन एक टूल है, अगर इंटेंशन नहीं टूल तो यार मेरे पास 5,000 है। POS तो मैंने ही शुरू कराया था ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। POS में आपके पास क्या पोजीशन है, आप बता दें, कितनी इंप्रूवमेंट है, क्या आपने किया, कितने लोगों को नया POS में लाए, क्या POS के अंदर आप जाएं तो चले जाएं 3 तलवार पर और दुकान में कितने POS पे ऑपरेशन हो रही है, कितने पे नहीं हो रही, कितनी POS के बगैर निकल रहे हैं, जो POS से चल रहे हैं उनकी कितनी रिकंसिलेशन है। तो ये सब बातें कहने को अच्छी लगती हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत अच्छी हैं कि डिजिटाइजेशन हो जाएगी, उससे हम अंग्रेजी, तो इसलिए मैं पर्सनली जुनैद और शहजाद इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपने मुझसे कोई इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करनी है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर मैं ये आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ इस बजट के बारे में कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। मतलब मैं इस पूरे बजट को देखने के बाद ये समझा हूँ कि इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जिसको मैं कहूं कि यार ये तब्दीली है या कुछ करने का कोई राह नजर आ रही है। ये एक बिल्कुल आप समझें कि एक पेपर एक्सरसाइज है जो कि एज इट इज खड़ी है। मैं तो सीरियसली ये समझ रहा हूँ कि अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात होती है कि आप तब्दीली नहीं करें, ये बड़ी अच्छी बात होती है टैक्स पॉलिसी के अंदर। मगर अगर ये कहते हैं कि हमने कोई सिमत पकड़ ली है या हम किसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या हमने कोई अच्छी चीज कर ली है, तो फिर मेरा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शफा साहब, अभी तक जो इस प्रोग्राम में बात हुई उसमें ये, जैसे आरिफ साहब ने भी कहा कि हम जो डायरेक्शन है वो ये है कि हम एक ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ फिस्कल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्शन भी आपको नहीं नजर आई इस बजट में? मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी, मैं इसका जवाब दे दूं। जी। अच्छा देखिए जी, फिस्कल ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक की एक बात है कि जी मेरा डेट का सर्विसिंग कम हो गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कहानी है। ठीक है, मैं इससे एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ, ठीक है। मगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने 2.5% या जो भी आपने अभी ग्रोथ की फिगर दी है, आप इसको जरा इसके अंदर मजीद जाएं। आप ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग भी गिर गई, आपकी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी गिर गई और आपने सर्विसेज में इंक्रीज कर दिया।
आप देख लीजिएगा, अब बजट इकोनॉमिक सर्वे में चले जाएं, ये जो ग्रोथ नजर आ रही है, ये आपको जो ग्रोथ नजर आ रही है जो मेरे हिसाब से नहीं है, वो आपने सर्विसेज की फिगर डाल के की है, ठीक है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 1% से कम है इस वक्त, ठीक है। और ये 2.5% की फिगर सर्विसेज के साथ आई है जो कि अनमेजरेबल होती है। देखो एक बात याद रखना हमेशा कि जो सबसे ज्यादा मेजरेबल चीज होती है वो गुड्स होती है और एग्रीकल्चर होती है, सर्विसेज अनमेजरेबल होती है। और अगर आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 13% का डाउनफॉल है मेजर क्रॉप्स में, और लाइफ स्टॉक के अंदर इंक्रीज है जी, लाइफ स्टॉक भी इनफॉर्मल है जी। सुन लो ना बात, लाइफ स्टॉक का इंक्रीज इसलिए दिखाया जाता है कि जानवर की कोई मेजरमेंट नहीं होती और ये बैलेंस की फिगर होती है। अगर आपको दिखाना होता है इंक्रीज तो आप बैलेंस की फिगर लाइव स्टॉक में डालते हैं। ये बिल्कुल कहानी है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। आगे चलता हूं मैं। अब आ जाए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 1.5% पे, अगर आप उसकी समरी पढ़ें, वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दें कि क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल पाकिस्तान में इम्प्रूव हुआ है? क्या आपने जो आपका पॉवर्टी लाइन इम्प्रूव हुई है? तो ये फिस्कल मैनेजमेंट करके इकोनॉमी को सही करने वाली कहानी मैं बहुत सुन चुका हूं, इसलिए मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं, उसके बाद अगर कोई पैनलिस्ट इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे। मिफ्ता इस्माइल साहब, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस पिछले बजट में भी बताया गया 1000 अरब रुपए के नुकसान हैं, गारंटीज मिलाकर इस दफा भी है, प्राइवेटाइजेशन इस साल भी कोई नहीं हुई। क्या हम हर साल यही सुनते रहेंगे कि ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जो है खून चूस लेती हैं, टैक्स पेयर का पैसा यहाँ ज़ाया होता है, या इस साल आपको कोई रियलिस्टिकली लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एटलीस्ट शुरू तो हो जाए ये सिलसिला प्रोसेस? देखिए, एक कंपनी है पीआईए जो लास्ट ईयर भी प्राइवेटाइज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के नहीं की। अब ये पीछे से मालिकान ने इनको सीरियस लिया है, तो शायद पीआईए इस बार प्राइवेटाइज हो जाएगी। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे ना इन्होंने कोई पेशरफ्त की है, ना इनका कोई इरादा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एक स्टेटिस्ट माइंडेड आदमी हैं, फ्री एंटरप्राइज के अंदर उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन तो ये पीआईए बस एक दिखावे के तौर पर हो जाएगी, बाकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। शहबाज शरीफ जब तक वजीर आजम रहेंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कोई भी चीज़ प्राइवेटाइज। शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, उनकी तो हमेशा ये एक पॉलिसी रही है ना कि गवर्नमेंट को बिजनेस में नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्यों नाउमीद है कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए नहीं हो सकती प्राइवेटाइजेशन? देखिए, अपनी अपनी सोच होती है, इसमें गलत सही की बात नहीं होती। मियां नवाज शरीफ जो थे वो एक फ्री मार्केट में बिलीव करते थे, लेकिन वो क्योंकि खुद काम नहीं करते थे और वो डेलीगेट करते थे, तो डार साहब को जो नहीं रोक करते थे चीजें, तो वो रुकवा देते थे। मैं इसका जवाब दूं आपको, फेस्को और आईएसको की उन्होंने रुकवा दी थी। मियां शहबाज शरीफ इज डिफरेंट। ये जो सुपर टैक्स लगवाया है कंपनियों के ऊपर, जब जुनैद गिन रहे थे तो जुनैद, आप 29% के बाद 10% सुपर टैक्स है जी, सुपर टैक्स। उसके बाद 2% वर्कर्स वेलफेयर फंड है, उसके बाद 5% वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, और उसके बाद जब डिविडेंड आएगा तो 15% है, और अगर होल्डिंग हो तो फिर 15% और है। तो शहबाज शरीफ साहब इज नॉट समबडी हु बिलीव्स इन फ्री मार्केट। वो तो हमेशा हुकूमत के हजम को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पीएसडीपी जो है वो 800 अरब से 1000 अरब हो गए, 25% बढ़ा है। इसीलिए जिस साल आपका अफराद ज़र्फ 5% है, आपने 16-17% आपने रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट बनाया, ये तो हुकूमत को साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मोदी साहब, आरिफ हबीब साहब, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब और जुनैद इकबाल साहब, आप चारों हमारे साथ शो पर मौजूद थे। कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कुछ और मामला जो है वो सामने आएंगे, तो जियो पे आप अगले 1-2 दिन तक यकीनन देखते रहेंगे। जो भी बजट से रिलेटेड इशूज़ हैं उस पर तबसरा भी होता रहेगा, बातचीत भी होती रहेगी। फिलहाल मुझे शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।